हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में आई विल बी डीलिंग विद चैप्टर 6 ऑफ द एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, दैट इज़ द स्पेशल ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड द पेनल्टी, सेक्शन 37 से सेक्शन 44 तक। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैंने एक स्लाइड ऐड करी है पेनल्टीज़ की, सब सॉर्टेड वे में है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा याद करने के लिए। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड फॉलो द ड्रिल। डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ क्लासेस बाय शिवानी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, बेसिक आइडिया इस चैप्टर का यही है कि लैंडलॉर्ड की कुछ बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड, जैसे कि रिपेयर कराना, अगर कहीं मरम्मत की ज़रूरत है, वाइट वॉश की ज़रूरत है, तो वो किसकी ड्यूटी है? लैंडलॉर्ड की ड्यूटी होती है। तो टेनेंट बताएगा यहाँ पे इस तरीके की ज़रूरत है, और अगर लैंडलॉर्ड मना कर देता है, निगलेक्ट करता है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तो उस केस में क्या होगा? आरसीए का वहाँ पे क्या रोल रहेगा, किस तरीके से अब उसकी ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म्ड होंगी, ठीक है। कंपनसेशन क्या कोई उसे देना पड़ेगा, क्या कोई पेनल्टीज इम्पोज होंगी। सो वी विल स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया है। चलिए सेक्शन 37 पढ़ते हैं। लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप द अकोमोडेशन इन गुड रिपेयर। क्लॉज 1, एवरी लैंडलॉर्ड शेल बी बाउंड टू कीप द अकोमोडेशन इन गुड एंड टेनेटेबल रिपेयर। तो यहाँ पे कीवर्ड है गुड और टेनेटेबल रिपेयर। Clause 2, if the landlord neglects or fails to make within a reasonable time after the notice in writing any repair which he is bound to make under subsection clause 1, the tenant may make the same himself and deduct the expenses of such repairs from the rent or otherwise recover them from the landlord, provided that the amount so deducted or recoverable in any year shall not exceed 1/12 of the rent payable by the tenant for that year. कहने का मतलब क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में यही है कि लैंडलॉर्ड की बेसिक ड्यूटी होती है कि अकोमोडेशन को एक गुड और टेनेटेबल रिपेयर्स की सिचुएशन में रखना। और जब टेनेंट ये बात कहता है कि यहाँ पे रिपेयर्स की ज़रूरत है, ठीक है, और लैंडलॉर्ड अपनी ड्यूटी को डिनाई कर देता है, इग्नोर कर देता है, रिपेयर नहीं कराता है, तो उस केस में तब ऐसे केस में टेनेंट क्या करेगा? टेनेंट ना खुद से रिपेयर कराएगा। अब रिपेयर कराने में जो भी उसके पैसे लगेंगे, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हुए होंगे, या तो वो रेंट अमाउंट से अपने उसमें डिडक्ट करवा देगा, या फिर लैंडलॉर्ड से डायरेक्टली ऐसे रिकवर कर लेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो कितना उसमें एक्सपेंस लगा सकता है, टेनेंट अपना कितने पैसे लगा सकता है। तो ये लिखा है आपके प्रोवाइज़ो में, देखिए 1/12 ऑफ द रेंट पेबल इन अ ईयर। इसका मतलब ये है कि 12 महीनों में, एक महीने में जो उतना भी रेंट वो पे करेगा, ठीक है, 1 मंथ रेंट अमाउंट, वो उतना जो है रिपेयर में पैसा लगा सकता है अपना। आई होप दिस इज क्लियर। Clause 3, where any is not habitable or usable except with due inconvenience are to be made and the landlord neglects or fails to make them after the notice in writing, the tenant may apply to the RCA for the permission to make such repairs himself and submit to the RCA an estimate of the cost of such repair. Thereupon, the RCA may, after giving the landlord an opportunity of being heard and after considering such estimate of the cost and making such inquiries as it may consider necessary, by an order in writing, permit the tenant to make such repairs at such cost as may be specified in the order. And it shall thereafter be lawful for the tenant to make such repairs himself and to deduct the cost thereof, which shall in no case exceed the amount so specified from the rent or otherwise recover it from the landlord. Proviso क्या है? Amount so deducted or recoverable in a year shall not exceed 1/2 of the rent payable by the tenant for that year. Provided once again further that if any repair is not covered by the said amount are necessary in the opinion of the RCA and the tenant agrees to bear the excess cost himself, the RCA may permit the tenant to make such repairs. देखिए सिचुएशन अगर ऐसी है घर की कि रहा ही नहीं जा रहा भाई, उस घर में इतना ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत है, छोटा मोटा रिपेयर नहीं है क्लॉज 1 वाला, वे इट इज़ नॉट हैबिटेबल, ठीक है, विदाउट रिपेयर आप उस घर में रह नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। अब सेम वो क्या करेगा? टेनेंट लैंडलॉर्ड से कहेगा कि भाई रिपेयर करा दो। यहाँ पे अगेन लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। तो उस केस में क्या करेगा? वो आरसी को एक एप्लीकेशन जो है देगा। एप्लीकेशन में वो बताएगा कि इस रिपेयर का कितना खर्चा आएगा, ठीक है, कॉस्ट साथ में सबमिट करेगा। फिर आरसी क्या करेगी? लैंडलॉर्ड को भाई बुलाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट, ठीक है। देर आफ्टर क्या आरसी एक ऑर्डर पास करेगी जहाँ पे वो टेनेंट को परमिट करेगी, ठीक है, कि तुम रिपेयर कर सकते हो, वो टेनेंट से कहेगी, ठीक है। उस ऑर्डर में वो कॉस्ट भी बताएगी कितना टेनेंट रिपेयर में पैसा लगा सकता है अपना, ठीक है। तो ऑर्डर में जो कॉस्ट मेंशन होगी अमाउंट की, वही टेनेंट उतना ही अमाउंट जो है लगाएगा रिपेयर में।
अब क्या है कि एक प्रोवाइजो ये है कि एक लिमिट है यहाँ पर भी कि इन अ केस वेर इट इज़ नॉट हैबिटेबल, ठीक है, टू लिव इन दैट अकोमोडेशन विदाउट एनी रिपेयर, मतलब खर्चा हद से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि वो कितना रेंट अमाउंट के हिसाब से ही पैसा लगाएगा अपना। 1/2 ऑफ द रेंट पेबल बाय द टेनेंट फॉर दैट ईयर, मतलब 1/2 ऑफ द रेंट पर ईयर, यानी 6 महीना। पर ईयर 12 मंथ हो गए, आधा कर देंगे उसका, आप 6 महीने जितना जो है रेंट अमाउंट जितना भी निकल कर आएगा उतना वो रिपेयर में लगा देगा। अभी 6 महीने का जितना भी रेंट अमाउंट है उसी हिसाब से वो जो कॉस्ट इम्पोज करेंगे ना ऑर्डर में कि हाँ ठीक है तुम इतना एक्सपेंस में खर्चा जो है जो भी जितना भी आ रहा है तुम इतना लगा सकते हो, तो वहाँ पे आरसीए जो है ये ध्यान रखेगा ये सारे पॉइंट्स। अब क्या है, एक चीज़ और है, मान लो रिपेयर में उससे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, 1/2 ऑफ द रेंट पेबल बाय द टेनेंट फॉर देयर, मतलब 6 महीने के रेंट अमाउंट से भी ज़्यादा खर्चा है, तो इसमें आरसी क्या करेगी, वो अलाउ कर देगी टेनेंट को, अगर टेनेंट कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार है कि ठीक है तुम अपना पैसा इसमें लगाओ और भाई रिपेयर कराओ। ऑल राइट, अब ये खर्चा जितना भी हुआ है टेनेंट का, भाई उसका खुद का अकोमोडेशन तो है नहीं, यहाँ लैंडलॉर्ड ने मना करा तो उसने कहा कि ठीक है मैं करा लूँगा। ऑल राइट, तो वो पैसा कहाँ से रिकवर करेगा, वंस अगेन लैंडलॉर्ड से रिकवर करेगा, डायरेक्टली रिकवर कर सकता है या फिर जो वो रेंट पे करता है उसमें से वो डिडक्ट करा लेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो यहाँ पे आपको क्या पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर गुड एंड टेनेटेबल रिपेयर है तो उस केस में कितना एक्सपेंस टेनेंट अपना लगा सकता है, 1 मंथ रेंट अमाउंट, ठीक है। अगर इट इज़ नॉट हैबिटेबल टू लिव इन दैट अकोमोडेशन विदाउट एनी रिपेयर तो उस केस में 6 मंथ रेंट अमाउंट। एक्सेप्शन ये है 6 महीने का जितना भी रेंट अमाउंट बनता है उससे ज़्यादा खर्चा आ रहा है और टेनेंट रेडी है बेयर करने के लिए कॉस्ट, तो आरसीए वहाँ जो है अलाउ कर सकता है उसे, ठीक है। तो दो प्रोवाइजो यहाँ पे क्लॉज आपके 3 में थे। आई होप आपका ये जो सेक्शन है 37 क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 38 की तरफ। सेक्शन 38 कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग द असेंशियल सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। क्लॉज 1, no landlord, either himself or through any person purporting to act on this behalf, shall, without just and sufficient cause, cut off or withhold any essential supply of the services enjoyed by the tenant in respect of the accommodation let to him. Clause 2. If a landlord contravenes the provision of subsection 1, the tenant may make an application to the RCA complaining of such contravention. Clause 3. If the RCA on inquiry finds that the essential supply of the services enjoyed by the tenant in respect of the accommodation was cut off or withheld by the landlord without just and sufficient cause, it shall make an order directing the landlord to restore such supply of the services. Clause 4. The RCA may in its discretion direct that the compensation not exceeding 50 rupees to be paid to the landlord by the tenant if the application under subsection 2 was made frivolously or vexatiously. B. To be paid to the tenant by the landlord if the landlord had cut off or withheld the supply of the services without just and sufficient cause. Explanation 1. In the section essential supply of the services include any supply of the water, electricity, light in passages and on staircases, conservancy and sanitary services. So basically कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ असेंशियल सर्विसेज होती हैं जिन्हें लैंडलॉर्ड कट आउट नहीं कर सकता है, उन्हें विदहेल्ड नहीं कर सकता है जब तक उसके पास कोई जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज ना हो। असेंशियल सर्विसेज जिसका एक्सप्लेनेशन 1 में दे रखा है कि क्या होती हैं, जैसे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, तो ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये असेंशियल सर्विसेज में आते हैं। अब इसे अगर लैंडलॉर्ड बिना किसी रीज़न के कट आउट कर देगा, उसे विदहेल्ड कर देगा, तो उस केस में क्या करेगा टेनेंट ने क्या करा, एप्लीकेशन देगा भाई वो आरसीए को। आरसीए ने जो है सारी इंक्वायरी करी, आरसीए को लगा कि बिना किसी रीज़न के देयर वाज नो जस्ट एंड रीजनेबल कॉज, ठीक है, और लैंडलॉर्ड ने कट कर दी थी ये सारी असेंशियल सर्विसेज, तो लैंडलॉर्ड से कहेगा रिस्टोर करने के लिए, साथ साथ कंपनसेशन देने के लिए। कंपनसेशन बहुत ही कम है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। एंड यहाँ पे कंपनसेशन की बात चली तो टेनेंट भी पे करता है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं करेगा। किस केस में, अगर उसने ये जो एप्लीकेशन ये जो कंप्लेन करी है आरसीए को कि मेरी असेंशियल सर्विसेज जो है कट कर दी हैं लैंडलॉर्ड ने, ठीक है, अगर ये बेसलेस है, ठीक है, लिखा है ना आपका फ्रिवियसली और वेक्सेशियसली। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं अगर लैंडलॉर्ड ने डायरेक्ट जो एसेंशियल सप्लाईज कट नहीं करी बट उसने ऐसा कोई एक्ट किया, ऐसा कोई ओमिशन करा है जिसकी वजह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कट कर दी है, ठीक है, एसेंशियल सप्लाईज टेनेंट की, मतलब उसने डायरेक्टली नहीं किया बट इनडायरेक्टली उसने कट करवा दी, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू, उसकी एक्ट की वजह से ऐसा हुआ है, तो उस केस में ये होगा, ये माना जाएगा कि लैंडलॉर्ड ने ही कट की या विदहेल्ड की असेंशियल सर्विस सप्लाई। आई होप सेक्शन 38 क्लियर हो गया।
तो एक बार और 2 मिनट के अंदर जो है इसे सम अप कर लेते हैं। देखिए, असेंशियल सर्विसेज होती है जिन्हें लैंडलॉर्ड कट नहीं कर सकता है टेनेंट के अकोमोडेशन से। असेंशियल सर्विसेज एक्सप्लेनेशन 1 में दे रखा है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट पैसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज दे आर असेंशियल सर्विसेज। ठीक है, असेंशियल सर्विसेज कट करने के पीछे उसके पास जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, और अगर जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज नहीं है, जब उसके पास आरसीए के पास जब कंप्लेन आई, ठीक है, उसने इंक्वायरी करी, उसने देखा ये तो बेसलेस है, इसने तो बेवजह जो है असेंशियल सर्विसेज कट कर रखी है टेनेंट की, तो कहेगा कि आप जो है रिस्टोर करिए सारी सर्विसेज को और साथ ही साथ कंपनसेशन पे करिए, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। और अगर ये जो टेनेंट ने कंप्लेन करी थी कि मेरी असेंशियल सर्विसेज जो है कट कर दी हैं, और दिखता है कि भाई ये तो बेसलेस है इसकी कंप्लेन, ठीक है, उस केस में टेनेंट पे करेगा कंपनसेशन। और अगर मान लो लैंडलॉर्ड ने डायरेक्टली कट नहीं करी असेंशियल सर्विसेज, उसने इनडायरेक्टली जो है कोई ऐसा एक्ट करा है, उसने कोई ऐसा ओमिशन करा है जिसकी वजह से किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है कट कर दी है टेनेंट की वो सर्विसेज, तो ये माना जाएगा कि लैंडलॉर्ड ने ही ऐसा डायरेक्टली उसने ही कट करवाई हैं, विदहेल्ड करवाई हैं ऐसी सर्विसेज। सो आई गेस सेक्शन 38 क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 इट टॉक्स अबाउट कंट्रोल ऑफ लेटिंग ऑफ द अकोमोडेशन। याद रखिए, इस सेक्शन में बात करेंगे कि जब कभी भी अकोमोडेशन की ज़रूरत किसी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए होती है, पर्सन इन सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी, ऑफिसर ऑफ द एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑफिसर ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बॉडी कॉपरेट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट थ्रू नोटिफिकेशन, जब इन सब ऑफिसर्स को अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है, तब कलेक्टर के पास पावर होती है, और द ऑथराइज्ड ऑफिसर यानी द ऑफिसर हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी ऑफिसर, कि वो एक ऑर्डर के थ्रू जो है लैंडलॉर्ड से ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए आपका अकोमोडेशन क्या खाली हो गया है या फिर वो कब खाली होगा। उसके बाद लैंडलॉर्ड ये जो भी इंफॉर्मेशन है कि अगर वेकेंट है अकोमोडेशन तो वो बताएगा, या फिर कब वेकेंट होगा, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगा। 15 दिन के अंदर अंदर जैसे इन्फॉर्मेशन आई, कलेक्टर ने रिसीव करी या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर, अगर खाली है अकोमोडेशन तो तुरंत जो है इमीडिएट पोजीशन दे देगा इन ऑफिसर्स को, ठीक है। अगर नहीं है तो उस हिसाब से जब भी वैकेंट होगा तब वो जो है अकोमोडेशन दिया जाएगा। बट याद रखिए, लेजिस्लेचर ने कोई एब्सोल्यूट पावर कलेक्टर को यहाँ पे नहीं दी है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड किया है। अगर लैंडलॉर्ड ये बताता है कि अकोमोडेशन उसको खुद के ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ही नीड फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन, तो उस केस में अगर कलेक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इंक्वायरी करेगा, ठीक है, हाँ वाकई में उसको खुद के लिए ज़रूरत है, उसके खुद के ऑक्यूपेशन के लिए, तो उसे परमिट कर देगा कि ठीक है तुम ऑक्यूपाई कर लो, और इन ऑफिसर्स को फिर वो जो है उस लिस्ट में वहाँ पे जो है सोचेगा ही नहीं उस बारे में। लैंडलॉर्ड की विशेस को भी ध्यान में रखा गया है। अगर लैंडलॉर्ड किसी पर्टिकुलर पर्सन को अकोमोडेशन लेट आउट करना चाहता है तो उसे कलेक्टर कंसिडर करेगा वाइल पासिंग दी ऑर्डर। ऑर्डर मैंने आपको बताया था अकोमोडेशन लेट आउट करने का, ठीक है, 15 दिन के अंदर पास होगा। अगर 15 दिन के अंदर कलेक्टर ने या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ने 15 डेज के अंदर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करा तो ये मान लिया जाएगा कि लैंडलॉर्ड फ्री है अकोमोडेशन किसी को भी लेट आउट करने के लिए, ठीक है। इंक्वायरी का जो भी समय है वो एक्सक्लूड कर देंगे 15 दिनों में, ठीक है, जिसमें कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया तो इंक्वायरी वगैरह की थी तो वो सारा टाइम वहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। मिनिमम फोर्स जो है एक्सरसाइज कर सकता है यहाँ पे कलेक्टर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर द कंप्लाइंस ऑफ दिस एक्ट और फॉर प्रिवेंटिंग या फिर रेक्टिफाइंग कोई भी अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है किसी भी रूल का। उसके बाद आखिरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि देयर आर सर्टेन अकोमोडेशन जिन पे अप्लाई नहीं होगा ये वाला सेक्शन। कौन से? अगर कोई भी अकोमोडेशन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जिसका मंथली रेंट जो है 25 रुपये से ज़्यादा नहीं है, उससे एक्सीड नहीं करता है। अगर कोई अकोमोडेशन नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जिसका मंथली रेंट जो है डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़, या फिर ऐसा कोई अकोमोडेशन जो लैंडलॉर्ड को खुद के ऑक्यूपेशन के लिए उसकी ज़रूरत है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा अकोमोडेशन विच बिलोंग्स टू द लोकल अथॉरिटी, ठीक है, कंपनी, फर्म या फिर बोनाफाइड इंटेंडेड सोली फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स उनके ऑफिसर्स, सर्वेंट्स एंड एजेंट्स के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है अकोमोडेशंस का, तो आप ये इसे ध्यान में रखेंगे। सो पीडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्लॉज 5। और जो टाइम बताया मैंने 15 दिन के अंदर ऑर्डर पास करना होता है, अकोमोडेशन किसको लेट आउट होगा, नहीं होता तो लैंडलॉर्ड मान लिया जाएगा कि ही इज़ फ्री टू लेट आउट टू एनीबॉडी, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया सेक्शन 39। अब जो है हम बढ़ेंगे आगे सेक्शन 40 की तरफ।
सेक्शन 40 में हम बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन की प्रायोरिटी की। देखिए सेक्शन 39 में जिन्हें अकोमोडेशन लेट आउट किया जाएगा, जो मैंने ऑफिसर्स की लिस्ट बताई है आपको, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताया है कि हाई प्रायोरिटी किसको देंगे। सबसे पहले यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को, उसके बाद पर्सन इन सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी, देयर आफ्टर ऑफिसर ऑफ एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके बाद है आपके ऑफिसर ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी, सबसे लास्ट में बॉडी कॉपरेट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है कि अलॉटमेंट सक्सेसर को भी होगा, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अगर इन एनी केस कलेक्टर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर अकोमोडेशन जो है सक्सेसर को नहीं देता है, ठीक है, उन्हें अलॉट नहीं होता है, तो उसको जो है राइटिंग में रीजंस बताने पड़ेंगे वाई दैट ऑफिसर इज़ नॉट बीन अलॉटेड दैट अकोमोडेशन, ठीक है। सिंस ही वॉज अ सक्सेसर तो अलॉटमेंट तो होना ही चाहिए, बट क्यों नहीं हुआ है तो रीजंस बताने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले किसको अकोमोडेशन लेट आउट किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दो ऑफिसर्स हैं, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के भी कोई ऑफिसर है और पर्सन इन द सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी, तो क्या किया जाएगा, एक ही अकोमोडेशन है, यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को अलॉट कर दिया जाएगा। सेक्शन 40A इट टॉक्स अबाउट द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द अलॉटमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान की बात कर रहे हैं। अगर उस समय कोई भी फैमिली मेम्बर है जो नेवी, मिलिट्री या फिर आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, दोज हु आर एक्टिव ऑन ड्यूटी, उनके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत है अकोमोडेशन की, या फिर द पर्सन हु इज़ अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, बट एक्टिव ऑन ड्यूटी एज अ मिलिट्री, नेवी या फिर आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन सर्विसेज, ठीक है। तो इन फैमिली मेम्बर्स को जो है अलॉटमेंट दिया जाएगा, कलेक्टर ऑर्डर करेगा, अकोमोडेशन वहाँ दिया जाएगा एट दैट प्लेस वेयर दीज फैमिली मेम्बर्स वांटेड, ठीक है, एंड द लैंडलॉर्ड हैज़ टू पुट देम इन द पोजेशन। अब ये है कि जब इमरजेंसी सीज होगी, ठीक है, उसके 1 साल बाद टेनेंसी एक्सपायर हो गई। तुरंत तो ऐसा नहीं है इमरजेंसी ख़त्म हुई उसके बाद ये होगा कि अकोमोडेशन खाली किया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। 1 साल का समय जो है वहाँ पे दिया जाएगा आफ्टर 1 ईयर व्हेन द इमरजेंसी सीजेस। सो आई गेस ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया है। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 41 की तरफ। Section 41 it talks about the liability of the person allotted the accommodation under 39 सब clause 2 of 40A। 39 सब clause 2 में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हें जो अकोमोडेशन लेट आउट किया गया है, ठीक है, और जो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, मिलिट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पे क्या लाइबिलिटी होगी उनकी। एक तो सबसे पहली बात उन्हें बोला जाएगा टेनेंट, ठीक है। अब वो कितना रेंट पे करेंगे लैंडलॉर्ड को, जितना उससे पहले उस अकोमोडेशन में जो भी टेनेंट्स रह रहे थे वो जितना पे कर रहे थे रेंट, अब ये भी उतना ही रेंट पे कर देंगे। मान लीजिए कोई उससे पहले टेनेंट रह ही नहीं रहा था, ठीक है, प्रॉपर्टी कभी रेंटेड आउट थी नहीं, पहले जो अलॉटीज़ हैं वही लोग हैं 39 क्लॉज 2 वाले या फिर 40A वाले। तो इस केस में जो भी स्टैंडर्ड रेंट आरसी डिटरमाइन करेगी अंडर सेक्शन 7, तो वो रेंट यहाँ पे वो पे कर देंगे। और एक प्रोवाइज़ो आपका यहाँ पे ये कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड ने कलेक्टर से ये कहा था कि अकोमोडेशन की ज़रूरत उसके खुद के ऑक्यूपेशन के लिए है, ठीक है, और इंक्वायरी वगैरह सब हो गई थी, और 15 डेज़ के अंदर अलॉटीज़ ने अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई नहीं करा और 15 दिन से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे लाइबिलिटी रेंट पे करने की सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ तक की ही होगी। मतलब 15 दिन में जितना भी रेंट बनता है उतना ही पे किया जाएगा। आई गेस सेक्शन 41 भी क्लियर हो गया है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 42 की तरफ। सेक्शन 42 इट टॉक्स अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी। कब टेनेंसी टर्मिनेट होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, ठीक है, जब उन्हें अलॉट किया जाता है अकोमोडेशन और फिर उस केस में उनका ट्रांसफ़र हो गया, रिटायरमेंट हो गया, या फिर या कोई और रीज़न है, ऑफिस जो है दे सीज टू होल्ड, ठीक है। तो जिस भी दिन दे सीज टू होल्ड दी ऑफिस, रीजंस मैंने आपको बताए, तो वहाँ पे उनका टर्मिनेट हो जाएगी टेनेंसी। 7 दिन का टाइम दिया जाएगा वेकेट करने को अकोमोडेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी। मान लीजिए आज मेरे पास रिटायरमेंट का दिन है मेरा, ठीक है, अब इसे 7 दिन का समय इसके आगे दिया जाएगा मुझे कि मैं जो हूँ टर्मिनेट हो गई कि मेरी टेनेंसी, अब मैं अकोमोडेशन को खाली कर दूँ। भाई अब मैं रिटायर हो गई, इस जगह पे थी मैं, ठीक है। बट अगर कलेक्टर चाहे तो ये जो 7 दिन का समय है ना, उसका डिस्क्रिशन होता है, वो एक्सटेंड कर सकता है, 4 महीने तक का समय दे सकता है उस जगह को खाली करने के लिए, अकोमोडेशन को। 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टीज़ की बात करता है, और पेनल्टीज़ जो है एग्ज़ाम में फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है एकदम याद होना चाहिए। सेक्शन 43 सबसे पहले एक मैं स्लाइड ऐड कर दूंगी जहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप मेरे वॉइस ओवर के बाद वहाँ पे देख लेना कि कहाँ पे कितनी कितनी पेनल्टीज़ इम्पोज करते हैं।
तो और भी सारे क्लॉजेज हैं, फ़िलहाल इस स्लाइड में खाली क्लॉज 1 मैंने इंक्लूड करा है। आई जस्ट थॉट कि एक बार मैं आपको पूरा जो भी समरी है इसकी वो बता दूँ। देयर आफ्टर आई विल इंक्लूड माई स्लाइड जहाँ पे सारा पेनल्टीज लिखे होंगे। तो देखिए क्या है कि अगर लैंडलॉर्ड ने स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट रिसीव करा है तो वहाँ पे क्या पेनल्टी है उसके ऊपर? सिंपल इम्प्रिजमेंट, 3 महीने तक की सज़ा, फ़ाइन भी इम्पोज हो सकता है या फिर दोनों। अब फ़ाइन कैसे डिसाइड करेंगे? मान लीजिए 1200 रुपये जो था स्टैंडर्ड रेंट अमाउंट था, उसने लिया 1400 रुपये, तो फ़ाइन अमाउंट कैसे निकालेंगे? जितना उसने एक्सेस लिया है, 200 रुपये ज़्यादा ले लिया था, ठीक है, 200 रुपये प्लस 1000 रुपीज़, वो हो गया फ़ाइन अमाउंट। तो खाली फ़ाइन अमाउंट भी ले सकता है या फिर उसका जो भी 3 महीने तक की सज़ा है या फिर बोथ। इसके बाद है आपका, अगर सेक्शन 6 के अंदर अनलॉफुल चार्जेस रिसीव करें लैंडलॉर्ड ने, ठीक है, या फिर टेनेंट ने इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम पर्जी रिन्यूअल ऑफ दी टेनेंसी, याद करिए उस केस में क्या होगा? दोनों को जो है सिंपल इम्प्रिजमेंट की सज़ा है यहाँ पे 6 महीने तक की, फ़ाइन या फिर दोनों। फ़ाइन कितना? जो भी अनलॉफुल चार्ज यहाँ पे क्लेम करा है, लिया है, ठीक है, प्लस 500 रुपये प्लस 500 रुपीज़, याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए सेक्शन 12 का कॉन्ट्रवेंशन हुआ है टेनेंट से, अगर टेनेंट ने सबलेट कर दिया है, मतलब अनलॉफुल सबलेटिंग हुई है जहाँ पे लैंडलॉर्ड की यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत होती है ना सबलेट करने के लिए, उसने लिया नहीं, तो उस केस में 1000 रुपये तक का फ़ाइन है, बहुत ही कम फ़ाइन है, ठीक है। सबलेटिंग पे कितना फ़ाइन है? 1000 रुपीज़। उसके बाद है अगर सेक्शन 17 का कॉन्ट्रवेंशन होता है लैंडलॉर्ड से, मतलब कि 12 ई और एफ के ग्राउंड के बेसिस पे जब लैंडलॉर्ड टेनेंट से घर वेकेंट कराता है, ठीक है, तो ये होता है कि 1 साल तक वो किसी को रीलेट या रीट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। बट उसने क्या करा, उसी 1 साल के अंदर रीलेट या रीट्रांसफ़र कर दिया। भाई तुमने खाली क्यों कराया था घर, अगर तुम्हें दोबारा से रीलेट करना था? तो उस केस में क्या है कि लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट है 3 महीने की वही सज़ा है और फ़ाइन 1000 रुपये। तो 3 महीने की सज़ा, 1000 रुपये का फ़ाइन। अब आगे यही चलेगा। बाद ये अगर लैंडलॉर्ड ने 23G का कॉन्ट्रवेंशन करा है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड से चैप्टर 3 है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर वहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन होता है, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है फिर रीलेट कर दिया, 23G कॉन्ट्रवीन हुआ है, तो वही यहाँ पे सज़ा है 3 महीने तक की सज़ा, ठीक है, और 1000 रुपये तक का फ़ाइन और बोथ। देयर आफ्टर सेक्शन 38 का कॉन्ट्रवेंशन होता है लैंडलॉर्ड से। 38 जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर लैंडलॉर्ड विदहेल्ड या फिर कट कर देता है असेंशियल सप्लाईज, ठीक है। मैंने आपको ये तो बताया था कि रिस्टोर करने का ऑर्डर आरसीए देता है उस केस में। उसके साथ साथ यहाँ पे पनिशमेंट भी है 3 महीने तक की सज़ा या फिर 1000 रुपये का फ़ाइन या फिर बोथ। उसके बाद अगर 39 सब क्लॉज 1, 2 या फिर 40A क्लॉज 2 का कॉन्ट्रवेंशन होता है, तब भी आपका 3 महीने की सज़ा या फिर 1000 रुपये का फ़ाइन यहाँ पे इम्पोज होता है। और विद बोथ, याद रखेंगे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और विद फाइन और विद बोथ। इसी तरीके से सेक्शन 43 में जितनी भी पेनल्टीज़ है सब में यही है। सेक्शन 44 कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हुआ है यहाँ पे इस एक्ट के अंदर, देन इट इज़ ट्राइबल बाय जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऑफेंस कमिट हुआ, 3 महीने तक का टाइम होता है कंप्लेंट को फाइल करने का, उसके बाद ही जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम लिमिट है आपकी 3 मंथ्स। नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस punishable under this act unless a complaint in respect of that offence has been made within 3 months from the date of the commission of the offence. क्लॉज 3 में कह रहे हैं कि whosoever the person is convicted under this act, then जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर होती है कि वो फाइन जो है 2000 रुपये से ज़्यादा भी इम्पोज कर सकते हैं, एंड इवन द सेंटेंस ऑल्सो। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड आई हैव कंपाइल्ड ऑल द पेनल्टीज़। बहुत सॉर्टेड वे में मैंने लिख दी हैं ताकि आपको याद करने में आसान रहे, तो आप इसे एंड तक देख लीजिएगा। पेनल्टीज़ सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड में नहीं, आगे भी जितनी भी पेनल्टीज़ मैंने आपको बताई हैं सब मैंने स्लाइड्स में आपको दे दी हैं। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।